हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट विषय को लेकर बात करने वाला हूँ। तो ये विषय सिनेमा के साथ ही जुड़ा हुआ है और ये विषय क्या है एग्जैक्टली ये मेरे थंबनेल में आप सब ने पढ़ ही लिया होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ। तो आजकल ये हर जगह दिखते हैं। इससे पहले आमिर खान साहब की क्या आदत थी, ये पब्लिक प्लेसेस पे इतने दिखते नहीं थे, सिर्फ सिनेमा के प्रमोशन के टाइम दिखते थे, वरना ये खास उतना दिखते नहीं थे। यहाँ तक कि अवार्ड शो में भी ये आते नहीं है, ये अवार्ड लेने नहीं जाते और भी कई जगह इनको ना जाने की आदत थी। आजकल वो हर जगह पे अपीयर करते हैं। कोई बॉलीवुड का पार्टी हो या किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर में कोई शादी हो, चाहे आनंद अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, सबकी शादी में ये बहुत हाजिरा देते हैं। और आजकल हर जगह ये पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, बहुत विषय को लेकर, अपने परिवार को लेकर, सिनेमा को लेकर, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें ये करते ही रहते हैं आजकल। तो हाल ही में राज शमानी नाम के एक बड़े यूट्यूबर है, इनके पॉडकास्ट में आकर इन्होंने बहुत सारी बातें की है। इनका अपकमिंग सिनेमा सितारे ज़मीन पर, जो कि स्पेनिश फिल्म कैंपियोनिस का रीमेक है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। अपने परिवार को लेकर बातें की, अपने सारे पत्नियों के साथ उनका क्या इक्वेशन था, क्या रिलेशनशिप था, इस बारे में भी उन्होंने डिटेल्स में बहुत सारी बातें की। अपने बेटे जुनैद खान को लेकर भी उन्होंने बहुत बात की। उनका बेटे जुनैद खान का एक फिल्म निकला था लव्याप्पा, तो ये फ्लॉप क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, उन्होंने अपना रीज़न बताया। तो देखिए, आमिर खान साहब का ना एक एरोगेंट नेचर है, बहुत ही ठंडे दिमाग के इंसान है, बहुत ही कूल माइंडेड इंसान है। लेकिन उनके कूल माइंड में भी ना एक बहुत बड़ा एरोगेंस, एक घमंड है, जो कभी कभी उनके बातों से ना निकल आता है। वो कभी कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिससे साफ पता चलता है कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा मानता है, अपने आप को भगवान मान लेता है ये आदमी। ऐसे कई स्टेटमेंट्स वो कई बार दे चुके हैं। चाहे 2016 में इंटॉलरेंस का ये जो एक नॉर्म चल रहा था ना, उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि भारत देश छोड़ देना चाहिए, मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसे वगैरह वगैरह उन्होंने बातें करी थी, जिसको लेकर बहुत ज़ोरों शोरों से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लोगों ने आवाज़ उठाई थी उनके खिलाफ। तो अब राज शमानी साहब के पॉडकास्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें फिर से करी जिससे पता ये लगता है कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीखना नहीं चाहते, वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराना चाहते हैं और उनके हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहे। तो रीमेक फिल्म को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उससे तो यही पता लगता है। तो उनके हिसाब से रीमेक फिल्में करना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। रीमेक फिल्में हज़ारों होना चाहिए। बॉलीवुड रीमेक फिल्मों के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, उनका करियर भी रीमेक फिल्मों के बिना नहीं चल सकता। तो ये बार बार रीमेक फिल्मों के राइट्स खरीद कर ये और भी 10 हज़ारों रीमेक करेंगे, चाहे चले ना चले उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी रीमेक फिल्मों का तुलना एक ऐसे शख्सियत से कर दिया, ऐसे शख्सियत से उन्होंने अपनी रीमेक फिल्मों का तुलना कर दिया, जिसके बाद सच में सर पे हाथ रखने वाला नौबत आ गया, हमारा सर पे हाथ रखने की नौबत आ गई है। विलियम शेक्सपियर से अपने रीमेक फिल्मों का तुलना कर रही है। विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामास है, जो प्लेस है, उनके कई एडेप्टेशंस होते रहते हैं, कभी प्ले के तौर पर तो कभी सिनेमा के तौर पर। तो वो कहते हैं कि अगर उनके रीमेक फिल्म से ऑडियंस को इतनी परेशानी हो रही है तो विलियम शेक्सपियर के प्लेस से भी उनको ज़रूर परेशानी होगी। तो विलियम शेक्सपियर के प्लेस का भी जो एडेप्टेशंस हो रहा है उनको भी बंद कर देना चाहिए। रीमेक विलियम शेक्सपियर के प्लेस की इतनी एडेप्टेशंस होना अगर गलत नहीं है तो इनके रीमेक फिल्में चलना भी कोई गलत बात नहीं है। तो उनके हिसाब से उनकी जो रीमेक फिल्म्स है वो विलियम शेक्सपियर के थिएटर प्लेस के बिल्कुल बराबर है इनके हिसाब से। तो अपनी गलती को किस तरह से जस्टिफाई करना होता है ना, मतलब कोई इनसे सीखे।
आप चाहे जितनी बार भी बताएं, आप चाहे जितनी बार भी उनको उनकी गलतियां दिखाने की कोशिश करें, वो बात बात में आपको बस यही बताएंगे कि वो गलत नहीं है, गलत आप है, गलती आपसे हो रही है, आप नासमझ है, आप उल्लू के पट्टे हैं, आप बेवकूफ़ है। लेकिन वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत चालाक इंसान है। और उनका जो पब्लिक इमेज है एक इंटेलेक्चुअल आदमी जैसा पब्लिक इमेज है, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल आदमी आप याद रखिए कि ये क्लास 11 ड्रॉप आउट है, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल इंसान और बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करते हैं, लेकिन इनके इंटेलेक्चुअलिज्म में ना एरोगेंस बहुत ज़्यादा भर भर के है। और अक्सर हम देखते हैं कि कंट्रोवर्शियल बातें ऐसे लोग कर जाते हैं जो कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पंगे लेने वाली बात कर जाते हैं। तो आमिर खान साहब ऐसे बहुत बातें अक्सर अपनी इंटरव्यूज़ में करते रहते हैं, अपने परिवार के बारे में बहुत बातें करते रहते हैं, अपने पर्सनल मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स को आजकल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में वो इतना शेयर करते रहते हैं कि क्या बताएं। वो इससे क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं। और उनके हिसाब से रीमेक फिल्में बनाना बहुत सही बात है। भाई अपने रीमेक फिल्मों को विलियम शेक्सपियर के प्लेस के साथ वो तुलना कर रहे हैं। आप मुझे ना एक बात जरा समझाइए, एक बात समझाइए, विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए जो थिएटर प्लेस और सिनेमा दोनों क्या एक समान चीज़ है? क्या दोनों एक है? विलियम शेक्सपियर के टाइम पर क्या फिल्में बनती थी? अरे फिल्में छोड़िए, उस ज़माने में कोई कैमरा भी मौजूद नहीं था। उस ज़माने में कैमरा भी मौजूद नहीं था तो फिल्में क्या बनेगी? उस ज़माने में थिएटर प्लेस हुआ करता था और विलियम शेक्सपियर वो थिएटर प्लेस लिखा करते थे। तो उनके जो प्लेस है सबके सब बहुत ही मशहूर है और सबका कहीं ना कहीं प्लेस के तौर पर एडेप्टेशन हुआ या तो सिनेमा के तौर पर कई एडेप्टेशंस हो चुका है। तो और आमिर खान साहब का जो पहला हिट फिल्म था क़यामत से क़यामत तक, जो उनका डेब्यू फिल्म था, वो भी विलियम शेक्सपियर का रोमियो जूलियट से लिया हुआ था, मतलब उसी नाटक का ये एडेप्टेशन था। और भी कई विलियम शेक्सपियर के प्लेस का एडेप्टेशन हुआ है बॉलीवुड में, विशाल भारद्वाज साहब ने किया और भी कई डायरेक्टर्स ने किया हुआ है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक नाटक का एडेप्टेशन कर रहे हो फिल्म के तौर पर, तो इसको आप क्या रीमेक बोलोगे? और एक बात आप बताएं, रीमेक और एडेप्टेशन इन दो शब्दों में फ़र्क है या नहीं? फ़र्क है या नहीं? आप मुझे बताएं। दोनों शब्द में बहुत फ़र्क है, दोनों के मायने में बहुत अंतर है। तो बहुत सारे प्लेस के मतलब फिल्मों में एडेप्टेशंस हो चुका है, जैसे कि परेश रावल का ओ माई गॉड जो है, OMG ओ माई गॉड, वो भी कांजीबाई वर्सेस गॉड नाम का एक थिएटर प्ले से अडेप्ट किया हुआ था। और उसी सेम टॉपिक पर आमिर खान साहब का एक फिल्म आया था PK। आप समझ ही जाइए कितने थिएटर प्लेस से उनकी फिल्में अडेप्ट हुई है। तो उनको एडेप्टेशन कहा जाता है, क्योंकि थिएटर प्ले में एक तरह से स्टेज्ड होता है ये कहानी, लेकिन वही कहानी जब सिनेमा में मतलब रूपांतरित होता है तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, देश के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसको आप क्या बोलोगे? रीमेक? उसको एडेप्टेशन बोला जाता है, रीमेक नहीं बोला जाता। तो आमिर खान साहब को क्या इतनी सी बात नहीं पता? ये बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत ही दिमाग वाले, अक्लमंद इंसान हैं। तो इस अक्लमंद इंसान को क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो जो काम करते हैं वो रीमेक है, एडेप्टेशन नहीं है? रीमेक और एडेप्टेशन का बेसिक फर्क नहीं मालूम क्या इस आदमी को? क्या ये इतना अनपढ़ गवार है सिनेमा के मामले में? कोई बताए मेरे को। और दूसरी बात, ये बहुत क्रिएटिविटी की बात करते रहते हैं कि इनके हिसाब से ये बोली हुई कहानी को अपने तरीके से बोलते हैं। मतलब ये अलग बात है कि मैं जो कहानी अपनी फिल्म में बताता हूँ वो पहले से बताई हुई होती है, मतलब पुरानी कहानी को मैं अपने तरीके से अपने क्रिएटिविटी ऐड करके नया एलिमेंट्स मिला के उसको बताने की कोशिश करता हूँ। ये इनका कहना है कि पुरानी कहानी को वो अपने तरीके से बताते हैं। भाई रीमेक और एडेप्टेशन दोनों को उन्होंने एक कर दिया। और दूसरी बात, ये जो रीमेक फिल्में बनाते हैं
पूरा फ्रेम टू फ्रेम रीमेक करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि उनका फिल्म एक था अकेले हम अकेले तुम, जो क्रेमर वर्सेस क्रेमर का अनऑफिशियल रीमेक था। अब ये तो नहीं कह सकते कि ये फिल्म पूरी तरह से फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है, लेकिन कहानी देखकर आराम से कोई भी समझ सकता है कि ये रीमेक फिल्म है। और फिर गजनी 2008 में जो उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, AR मुरुगदॉस का ही फिल्म था। तो सूर्या के साथ ये फिल्म AR मुरुगदॉस 2005 में बना चुके थे, तो उसी फिल्म का पूरा फ्रेम टू फ्रेम रीमेक था गजनी में। तो 2008 की गजनी में कुछ चेंजेस मतलब का क्लाइमैक्स पे किया गया था, वरना पूरा फिल्म जो है फ्रेम टू फ्रेम रीमेक था। और फिर रिसेंटली आमिर खान साहब ने जो फिल्म रीमेक की थी फॉरेस्ट गंप का लाल सिंह चड्ढा के रूप में, वो भी फ्रेम टू फ्रेम रीमेक था। पूरा फ्रेम बाय फ्रेम सीन्स को एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया गया था। यहाँ तक कि फॉरेस्ट गंप में जो ट्रेडिशन कल्चर दिखाया गया था, उसको भी ज़बरदस्ती इंडियन कल्चर में आमिर खान साहब ने घुसाने की कोशिश करी, जो इंडियन कल्चर में फिट बैठता नहीं है। ये मिसफिट सोल्जर्स का, ये जो मेंटली मिसफिट सोल्जर्स का जो ये हिस्ट्री, ये अमेरिकन हिस्ट्री में पूरा फिट बैठता है। क्योंकि सच में एक साइंटिस्ट था मैकनमारा, जिन्होंने अपने एक डार्क सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत 1 लाख के ऊपर जो मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं, इनको अमेरिकन US आर्मी में एडमिट कराया था उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। और इन लोगों को कहा जाता है मैकनमाराज मिसफिट्स। और तब US वियतनाम का जोरों का युद्ध चल रहा था, लोगों की कमी महसूस हो रहा था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनलिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए ऐसे मेंटली जो रिटार्डेड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, इनको US आर्मी में एज सोल्जर्स लाया जा रहा था। तो ये मैकनमाराज जो एक्सपेरिमेंट है, ये US हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन उसी चीज़ को इंडियन हिस्ट्री में ज़बरदस्ती घुसाने का क्या मतलब है? इंडियन हिस्ट्री में क्या ऐसा कोई कहानी है? नहीं है ना ऐसा कोई कहानी। तो आपको क्या ज़रूरत थी उस फिल्म को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके लाल सिंह चड्ढा बनाने की? कहाँ से बैठता है ये कहानी? और ऊपर से एक बात हमको बताए, जब हमने गजनी देखा था, जब गजनी सुपरहिट हुई थी, उस ज़माने में क्या आपके पास, हमारे पास, सबके पास क्या इंटरनेट मौजूद था? आज हम सबके पास स्मार्टफोन मौजूद है, ठीक है। उस ज़माने में क्या हमारे पास स्मार्टफोन था या सबके घर में इंटरनेट था? क्या, कौन सा? 90s में या अर्ली 2000s में सबके घरों में इंटरनेट मौजूद नहीं था, और उस वक्त स्मार्टफोन का ज़माना भी नहीं था। तो इसीलिए मतलब किसी भी फिल्म का जब रीमेक होता था तो वो फिल्में ज़्यादातर चली जाता था, क्योंकि ओरिजिनल फिल्में हमको देखने को मिलता ही नहीं था, हमें ओरिजिनल फिल्म देखने को मिलता ही नहीं था। लेकिन आज ओरिजिनल फिल्में बड़े आसानी से हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए आज के ज़माने में जब भी कोई रीमेक फिल्म बनता है तो उसका ना चलने की चांसेस हद से ज़्यादा होता है। तो क्या इतना सा कॉमन सेंस ये आमिर खान साहब के पास नहीं है, जो बात बात में ये रीमेक फिल्म को डिफेंड किए जाते हैं? मतलब ये आदमी अपनी ईगो बबल में जीता है, अपनी कंस्टेंट डिनाइल में जीता है। इनको लगता है कि रीमेक फिल्म करके ये दुनिया पे एहसान कर रहा है, दुनिया पे वो एहसान कर रहा है, अपने आप को भगवान समझता है ये आदमी। वैसे भी हमारे देश में सुपरस्टार्स को भगवान की तरफ पूजा जाता है। हमारे देश में एक टॉक्सिक सुपरस्टार कल्चर तो है ही, और आमिर खान साहब तो अपने आप को बहुत बड़े भगवान समझते हैं। तो इनके हिसाब से रीमेक फिल्में बनाना कोई पाप नहीं है। लेकिन जो लोग इनके रीमेक फिल्मों को देखते नहीं हैं, वो लोग पापी है, वो लोग गधे हैं, वो लोग, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। इनका तो ऐसा ही माइंडसेट है बॉस, इनके बातों से कुछ ऐसा ही पता लगता है। और फिर अपने बेटे जुनैद खान का जो लव्यापा एक फिल्म निकला था जो फ्लॉप हुआ, इसको लेकर भी आमिर खान अपने ही जोन का बयान देते हैं अपने तरीके से। वो कहते हैं कि लव्यापा इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि लोगों को ये नेपोट किड्स पसंद नहीं आते। आज के ज़माने में नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय बन चुका है लोगों के बीच। तो जुनैद खान जो आमिर खान के बेटे हैं, इस कारण से उनका फिल्म किसने देखा नहीं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि लव्यापा जो है लव टुडे फिल्म का रीमेक था, तमिल फिल्म लव टुडे, जिनको प्रदीप रंगनाथन ने डायरेक्ट किया था और खुद इन्होंने लीड रोल प्ले भी किया था इवाना के साथ। तो ये उनकी फिल्म का
एकदम फ्रेम टू फ्रेम रीमेक था लव यापा। और लव यापा में खुशी कपूर और जुनैद खान का परफॉर्मेंस एकदम घटिया था, बिल्कुल घटिया था। मतलब उनने पूरी फिल्म को बर्बाद करके रख दिया था। एक तो फ्रेम टू फ्रेम रीमेक था, क्रिएटिविटी का कुछ भी नहीं था, कोई क्रिएटिविटी था ही नहीं फिल्म में, ठीक है। और एक्टिंग में तो मतलब पूरा माँ बैन करके रख दिया था इन दोनों ने मिलकर। फिल्म का जो असली सोल था उसका मतलब क्या बोले पता है, माँ बैन करके रख दिया था। तो ऐसी फिल्म कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा ऐसी फिल्म? क्या ये बात आमिर खान साहब को पता नहीं? और खुद आमिर खान साहब क्या कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने बेटे का मदद नहीं किया, अपने बेटे को लॉन्च नहीं किया। भाई जुनैद खान की इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था पता है ना? अरे वो क्या नाम है, हाँ अद्वैत चंदन वो खुद आमिर खान के मैनेजर है। और लव यापा की हर एक प्रमोशन में जुनैद खान के साथ आमिर खान भी मौजूद थे। अगर उन्होंने अपने बेटे को पुश नहीं दिया तो लव यापा की प्रमोशन में उनकी आने की क्या ज़रूरत थी? और उन्होंने अद्वैत चंदन को क्यों पुश किया कि आप इस फिल्म को डायरेक्ट करें? उन्होंने अपने बेटे को हर वक्त पुश दिया है। अब तो वो खुद अपने बेटे की एक फिल्म डायरेक्टली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बाप अपने बच्चे को मतलब कामयाब देखना चाहते हैं, उसके लिए एक बाप मेहनत कर ही सकता है अपने बच्चों के पीछे, ये कोई बड़ी अपराध नहीं है। पर इस बात को आप ओपनली एडमिट क्यों नहीं कर सकते? आप इस बात को ओपनली एडमिट करें ना। आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आपने ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ के बैठे हो। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये 1980-90 का ज़माना नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे ऑडियंस मान लेगी। ऑडियंस आपका कोई भी बोली आसानी से नहीं मानेंगे, ठीक है। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। आमिर खान साहब को ये बात अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और हाँ, हर एक पॉडकास्ट में वो रिश्तों की बातें बहुत करते रहते हैं, रिश्तों की अहमियत। अपने बीवी से उन्होंने पूछा था, ऐसा उन्होंने पॉडकास्ट में ही कहा कि अपने डिवोर्स होने के बाद उन्होंने अपनी बीवी से पूछा था कि मैं हस्बैंड के तौर पर कहाँ मैंने गलती की है। वो अपनी बीवी से बहुत मतलब ओपनली ये सब बातें शेयर करते हैं। तो जब इतनी हेल्दी रिलेशनशिप आप शेयर करते हो भाई साहब, तो आपने डिवोर्स क्यों दी? और आपने 2 बार शादी करी, 2 बार आपकी डिवोर्स हो गई। अब आप एक औरत के साथ लिव इन में गुजार रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप रखा है आपने एक औरत के साथ, उसके साथ भी आपका एक बच्चा है। तो आपने अपने 2 बीवियों को डिवोर्स क्यों दिया? उनसे भी आपको बच्चा है। रीना दत्ता को आपने डिवोर्स दे दिया, फिर आपने किरण राव को डिवोर्स दे दिया, और आप तीसरे शादी करने के ताक पे, उसके साथ तो आप ऑलरेडी लिव इन में हो। तो आमिर खान साहब जो मतलब रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत बात करते रहते हैं ना, तो चलिए इसके बारे में भी हम कुछ बताते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू किरण राव ने खुद इंटरव्यू में ये बात साफ साफ कहा था उन्होंने कि आमिर खान साहब की एक बहुत बुरी आदत है। पता है वो आदत क्या है? अपनी बीवी के सामने पराये औरतों के साथ फ्लर्ट करना। अपनी बीवी के सामने ये आदमी पराये औरतों के साथ खुलेआम फ्लर्ट करते रहते हैं। रीना दत्ता से उनकी मतलब जब रिश्ता चल रहा था, जब रीना दत्ता उनकी बीवी थी, उस वक्त किरण राव के साथ फ्लर्ट करके रिश्ता बनाना, यह है आमिर खान साहब का असली नेचर, ठीक है। और फिर किरण राव के साथ शादीशुदा होने के बावजूद पराये औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे वो। ये किरण राव ने खुद अपने इंटरव्यू में बताई थी। तो ये है हमारे आमिर खान साहब, रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की कदर करने वाले आमिर खान साहब का ये है असलियत, ये है उनका असली नेचर। ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बयान झाड़ते हैं ना जो इनके नेचर के सख्त खिलाफ है। और फिर 2013 में उन्होंने अपना एक शो होस्ट किया था, सत्यमेव जयते। तो वहाँ पर भी आमिर खान साहब ने अपनी बहुत सारी बातें रखी थी। तो एक ऐसी बात भी उन्होंने रखी थी कि बॉलीवुड में ये जो आइटम डांस होता है या महिलाओं को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने खुद अपने करियर में ऐसे काम किया था, तो उस काम के लिए उन्होंने सबसे ओपनली माफ़ी भी मांगा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो मुझे एक बात बताएं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कटरीना कैफ से आमिर खान ने क्या करवाया था? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कटरीना कैफ वो क्या कर रही थी? वो तो आइटम गर्ल ही थी ऑलमोस्ट, तो उनको भी इस फिल्म में ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, हाँ या ना? और फिर कोई जाने ना, ये एक फिल्म निकली थी 2021-22 में, वहाँ पे एक गाना था हर फन मौला, एली अवरम के साथ आमिर खान वहाँ नाचते हुए नजर आए थे और उनके पुट्ठे पे आमिर खान थपरा रहे थे। वो क्या था? वो क्या था आप मेरे को बताएं। वो खुद अपने शो में कहते हैं कि आइटम डांस नहीं होना चाहिए, आइटम सॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो आइटम सॉन्ग में वो खुद नाच क्यों रहे थे? और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में कटरीना कैफ के साथ वो क्या कर रहे थे मेरे को बताएं। तो जो बात वो खुद बोलते हैं उसके खिलाफ ही वो कांड करते हैं, अपनी बातें वो खुद भूल जाते हैं। 60 साल की उम्र में ना ये आदमी पूरी तरह से सटिया गया है, पूरी तरह सटिया गया है। ऊपर से इसका ईगो हद से ज्यादा बढ़ गया है, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस आदमी को शायद ये बात दिख नहीं रहा है कि लोगों को उसकी फिल्मों में आजकल कोई दिलचस्पी है नहीं, और सितारे जमीन पर को लेकर किसी भी तरह का कोई गर्मी या कोई एक्साइटमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कोई बस, कोई एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा है। लोग इस फिल्म को जैसे देखना ही नहीं चाहते। और इसका जो स्पेनिश ओरिजिनल वर्जन है कैंपियोनिस, ये टॉरेंट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इस फिल्म का मैं रिव्यू कर चुका हूं, आप मेरे चैनल में इसका रिव्यू चेक कर सकते हो, मैं रिव्यू दे चुका हूं। आप भी चाहो तो उसको टॉरेंट से आसानी से देख सकते हो। और एक और बड़ी बात, ये जो सितारे जमीन पर का ट्रेलर निकला था, उस ट्रेलर में जो एक एक सीन था फिल्म का, सब कैंपियोनिस का फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी था, फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी। और लाल सिंह चड्ढा वाली गलती आमिर खान ने अपनी इस फिल्म में भी फिर से दोहराई थी, जो मैंने ट्रेलर रिएक्शन में खुद कहा था कि आमिर खान वहां पे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ओवर एक्टिंग करने की उतनी आदत नहीं है उनका, ठीक है। लाल सिंह चड्ढा में भी ओवर एक्टिंग करके उसने अपना कैरेक्टर का पूरा माँ बहन कर दिया था, यहाँ पर भी वो एक ही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि सितारे ज़मीन पर जो है वो सिनेमा हॉल में चलेगी नहीं। लोगों की जगह मक्खियाँ देखने आएगी, हॉल में मक्खियाँ उड़ेगी। ये बात आप साफ लिख लीजिए कि ये फिल्म नहीं चलेगी। आमिर खान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म को चलाने की, पर इस फिल्म के चलने की चांसेस बहुत ही कम है, मिराक्युलसली बहुत कम। 1% रखता हूं फॉर मिरेकल, वरना ये चलने वाला नहीं है। तो इस तरह की एरोगेंट बयानबाजी करना और बार बार ऑडियंस को बेवकूफ कहना, ऑडियंस के मत्थे सब कुछ चढ़ा देना, ये सब बंद करना पड़ेगा आपको। आमिर खान साहब, अपनी गलतियां देखिए, और 60 साल का उम्र हो गया है आपका, ठीक है। अपने आप को संभालिए। आपका इंटेलेक्चुअलिज्म और परफेक्शन गंदी नाली में आपने गिरा दिया है, सबको गंदी नाली में फेंक दिया आपने, अपनी परफेक्शन और अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को। संभालिए अपने आप को साहब, संभालिए, वरना आपकी स्टारडम ना बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और अब इस महाशय को महाभारत बनाने का बुखार चढ़ गया है। अपने आप को अब लगता है राजा मौली का बाप समझते हैं कि अब ये महाभारत बनाएंगे, इस महाशय को महाभारत बनानी है। बोलिए, महाभारत बनाएंगे ये महाशय, बताइए, ये महाभारत बनाएंगे। रीमेक फिल्म से इनको फुर्सत नहीं मिलता, ये बनाने चले महाभारत। इन्होंने खुद कहा है कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत है, जिसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये बनाएंगे महाभारत। सच में, मतलब कॉमेडी करने का ना हद होता है, कॉमेडीपन का भी हद होता है, मतलब गिरने का भी हद होता है। ये आदमी कुछ भी कर सकता है यार, मतलब धंधेबाज है ये, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बनाएंगे महाभारत, वाह, वंडरफुल। तो ये आदमी है जो कंस्टेंट डिनाइल पे रहता है और अपनी ईगो में अंधा है ये, तो इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है।
मतलब और क्या बताएं। तो आपका क्या कहना है उनके बयानबाजी पर, उनके इन बातों पर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन आप बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। सबकी राय थोड़ा अलग हो ही सकता है, तो आप अपनी राय ज़रूर रखिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, अभी के लिए स्थगित करता हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।